नमस्ते सदावत्सली मातृभूमि। आज हम लोग इस विषय पर बात करने जा रहे हैं कि इस्लामिक कंट्री 50 से ऊपर इस्लामिक कंट्री हैं, उसमें फुल 100% इस्लाम है, लेकिन इस्लाम से क्या कोई इस्लामिक कंट्री भी परेशान हो सकता है या दो इस्लामिक कंट्री भी इस्लाम से परेशान हो सकते हैं? अपनी अपनी जगह पर जस्टिफाइड होते हैं। जबकि इस्लाम तो बाउंड्री मानता नहीं है, फिर ये मुस्लिम कंट्री लड़ते क्यों हैं? फिर ये इस्लाम के नाम से क्या चल रहा है? ये बहुत गंभीर विषय है और इसकी गहराई में जाना होगा। सबसे पहली बात तो ये आती है कि ऐसा कहते हैं कि सुन्नियों में 72 फिरके होते हैं और शियाओं में 12 इमाम होते हैं। ये 12 इमाम और 72 फिरके ये एक दूसरे से लड़े बगैर रह नहीं सकते। आप याद करिए यासर अराफात को, जो ये कहा करते थे कि हम मुसलमान हैं और हम जब तक लड़ नहीं लेते तब तक हमें चैन नहीं पड़ता, हम लड़ाकू जातियां हैं। अगर हमको कोई नहीं मिलेगा तो परिवार में लड़ेंगे, परिवार भी खत्म हो जाएगा तो हम एक हाथ से दूसरे हाथ को लड़ेंगे, लेकिन अंत तक लड़ते रहेंगे, क्योंकि शांति का संदेश हम तभी दे पाते हैं जब हम लड़ते हैं। यानी कि इस्लाम अगर शांति का संदेश है तो वो शांति का संदेश नहीं देता, वो सामने वाले को शांत करने का संदेश देता है, और जब तक शांत नहीं कर लेगा तब तक वो शांति बहाल नहीं हो सकती। क्योंकि अगर एक डोलची में 4 बर्तन रखे जाएंगे तो उनमें आग आ जाएगी। उनमें शांति तभी हो सकती है जब डोलची में सिर्फ एक बर्तन रहे। इसलिए ये विषय कि किसी देश में जो कि प्योर इस्लामिक है, इस्लाम से चलता है, इस्लाम खुतबा पढ़ा जाता है, जो अपने आप को ये कहता है कि हम कुरान से गवर्न होते हैं, वो कंट्री के अंदर वहां के लोग क्या मुल्लाओं वापस जाओ के नारे लगाते हुए पूरे देश को क्या जाम कर सकते हैं? मैं ये घटना बता रहा हूं, एक तो ईरान की घटना है उसको, दूसरा यूएई और सऊदीया के बीच में जो जूतम परेड चल रहा है, जो उनके बीच में लड़ाई चल रही है यमन को लेकर, वो यमन को लेकर जो कुछ भी वहां चल रहा है उसको बात करेंगे और इसके पीछे का कारण भी बताएंगे। फिर दूसरी बात कतर को लेकर कई इस्लामिक कंट्री कतर के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं। कतर सऊदी अरबिया के संबंधों के विषय में भी हम बात करेंगे और कतर यूएई के संबंधों में भी बात करेंगे। ये छोटा सा दृश्य बता रहा हूं, मैं पूरी सारी कायनात, सारी मुस्लिम जगत की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ यहां पर जो बात कर रहा हूं वो है इन 3 देशों की, 4 देशों की। यूएई की हम बात करने जा रहे हैं, सऊदी अरबिया की हम बात करने जा रहे हैं, कतर की हम बात करने जा रहे हैं और ईरान की हम बात करने जा रहे हैं। इराक तो बच इसलिए गया क्योंकि अमेरिका का उस पर कब्जा है। ये सारे देश लड़ रहे हैं, खतरनाक लड़ रहे हैं। ईरान में आज जो पूरे देश में प्रदर्शन हुए, ईरान के प्रदर्शन अपने आप में और सिर्फ ये नारे लगाते हुए कि मुल्लाओं वापस जाओ। अच्छा, एक बात को और गंभीरता से लेना चाहिए कि यूएई ने और इसके अतिरिक्त सऊदी अरबिया ने अपने यहां घोषणा कर दी कि कोई भी भारतीय उपमहाद्वीप की जब मैं बात करता हूं तो हिंदुस्तान की बात करता हूं, पाकिस्तान की बात करता हूं, या फिर थोड़ा अफगानिस्तान को भी आप लपेट लेते हैं, और इसके अतिरिक्त बांग्लादेश की बात करता हूं, यही इस्लामिक कंट्री है। तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप से कोई भी मुल्ला, कोई भी खादिम, कोई भी मौलाना या फिर आलिम सऊदी अरबिया की मस्जिद में अपॉइंट नहीं होगा, यूएई की मस्जिद में अपॉइंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इन्होंने पहले ही घोषणा कर रखी, मतलब 1-2 साल पहले इनको आभास हो गया था कि जो ईरान में हो रहा है वो हमारे यहां भी हो सकता है, क्योंकि ये नए मुसलमान हैं। एक्चुअली वो लोग ये कहते हैं कि ये हिंदी हैं, ये मुसलमान नहीं हैं, ये हिंदी हैं, इनको मवाली की कैटेगरी में रखा जा सकता है, और वो ये मानकर चलते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ भोग का साधन है, इनके पास कोई ऐसा तिलिस्म नहीं है या ये असली मुसलमान नहीं है। तो फिर ये लोग जो नए मुल्ले हैं प्याज ज़्यादा खाएंगे, इस्लाम को ज़्यादा पढ़ेंगे, इस्लाम की गहरे में, ये जाहिर सी बात है। कोई भी व्यक्ति जब मुसलमान बनता है तो वो कुरान को बहुत पढ़ता है, कोई भी मुसलमान जब हिंदू बनता है तो वो वेदों को खूब पढ़ता है। जब कोई नया व्यक्ति, कोई भी नया व्यक्ति, जब कोई नया व्यक्ति किसी रिलीजन के साथ जुड़ता है तो वो रिलीजन को जानने की चाहत रखता है, उसके अंदर वो घुसता है, मौलानों के साथ बैठता है, बात करता है।
चूंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस खित्ते का जो मुसलमान है वो एकदम नया मुसलमान है, खासतौर से पाकिस्तान पर तो संपूर्ण बैन लगा रखा है। ये नया मुसलमान है, इसलिए इसको घुसने की ज्यादा आजादी है या ज्यादा इसको शौक है। अब जब ये घुसता है तो कुरान आधी समझे या फिर इस्लाम को समझकर ना समझी करते हुए और सही समझ बताते हुए वो लगातार उसके इंटरप्रिटेशन करता है। अच्छा, इस्लाम की एक और खास बात है, उस समय जब प्रोफेट मोहम्मद के टाइम पर ये सब निकला होगा तो वो युद्ध का समय था, जीतने का समय था, अरब के राजा का समय था, अरब के बादशाह बनने का समय था, इसलिए वो रिलीजन के साथ लड़ाकापन भी सिखाते थे और वही वीर रस में उसको सिखाते थे। इसके साथ रहने सहने का जो उनका मतलब कुरान उस समय का, मैं मान लूं उस समय का कॉन्स्टिट्यूशन रहा होगा 1400 साल पहले का, उसमें सारी विधाएं जो भी अच्छी खराब लिखी हैं वो लिखने की कोशिश की गई होंगी। अब उन विधाओं को जब यहां पढ़ेगा और आज उसको रेलिवेंसी में लेकर आएगा और आज उसका इंटरप्रिटेशन करेगा बिना पूरा सिनेरियो जाने करेगा तो निश्चित है कि वो सब गड़बड़ करेगा। तो फिर उस समय प्रॉफेट मोहम्मद के समय पर तकरीर रखने की व्यवस्था हो गई, तकिया की व्यवस्था हो गई। अब जो तकरीर रखने की व्यवस्था हो गई, यानी कि नमाज के बाद तकरीर रखना, पहले अल्लाह के नाम पर सर मत्था टेकना, नमाज पढ़ना और फिर मौलाना तकरीर रखे। तकरीर रखने का मतलब है लोगों को तैयार करना, उनको भड़काना या फिर उनको सही दिशा दिखाना। हिंदुस्तान का जो भारतीय उपमहाद्वीप का मुसलमान है, चूंकि उसको वो मुसलमान मानते ही नहीं, लेकिन ये भड़काता बहुत है, ये आधी चीजें पढ़ता है और आधी बताता है और फिर ईंट से ईंट बजाने की बात करता है। चूंकि नया मुसलमान है इसलिए इसको लगता है कि वो ही सच्चा मुसलमान बन गया, वो नहीं मानते, इसलिए उन्होंने अपने यहां तो इनको बैन लगा दिया। भाई ये देखो, तुम्हारी तकरीरों की जरूरत नहीं है, तुम असली नहीं हो, तुम हिंदी हो, तुम बहुत ज्यादा करो तो हज करो, उम्रा करो, इधर उधर घूमो टहलो जाओ, लेकिन भैया हमारे यहां ये जो इस्लामिक चैप्टर है हमारे यहां का, उनके यहां का जो रिलीजियस चैप्टर है उस चैप्टर को तुम मत खोलो। लेकिन ईरान, जहां से लगातार लोग शिया संप्रदाय के लोग आते हैं, और ईरान भी 11वीं सदी तक वो सुन्नी थे, लेकिन बाद में 11वीं और 12वीं सदी के लगभग वहां वो दो अंपायरों के बीच में एक स्पेस बनाने के उद्देश्य से वहां इमामों को माना जाने लगा, और फिर इमामों को माना जाने लगा मतलब वो शिया हो गए। अब वो शिया हो गए तो वहां के जो 12 इमामों का चक्कर है वो भी आपस में कुछ ना कुछ होता रहता है, और इधर हिंदुस्तान में भी वो अपने जलसे उलसे करते रहते हैं और यहां के लोगों को भी भड़काते रहते हैं। यहां से भी जो लोग तैयार होते हैं वो वहां जाते हैं, भाई कल्चर में ला रहे हैं। और ईरान को पूरे विश्व के मुसलमानों की जरूरत भी है। ईरान के अंदर अभी पहले तो महिलाओं के बुर्का विवाद हुआ था, उसके साथ साथ अब ईरान की जो इकोनॉमी है, अभी उनके गवर्नर ने जो उनका रिजर्व बैंक का गवर्नर है उसने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद पूरे ईरान में प्रदर्शन हुए और उन प्रदर्शनों में ये नारे लगाए कि मुल्लाओं ईरान छोड़ो, यानी कि ये जो इस्लामिक चरमपंथ है, जो इस्लामिक इंटरप्रिटेशन है, जो तुम इस्लामिक आधार पर चला रहे हो, विश्व कहीं और जा रहा है, विश्व की रफ्तार कहीं और जा रही है और तुम अभी भी इस्लामिक आधार पर उसको चला रहे हो। नतीजा ये है कि $1 42 से 46 हजार वो उसका है। आप सोचो कि 46,000 रियाल, 42 से 46,000 रियाल के बीच में वो घूमता है, ईरानी रियाल। $1, आप सोच सकते हैं कि $1 अगर इतना महंगा है तो कैसे वो इंपोर्ट कैसे कर रहे होंगे। जो कुछ भी उनके यहाँ होता है वो तेल होता है, वो तेल थोड़ा बहुत बेच बाँच के, और ईरान पर लगातार वैन भी चारों ओर का लगा हुआ है क्योंकि ईरान चरमपंथ के मामले में अग्रसर है। ईरान इराक को लगातार परेशान करता है, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को खूब परेशान करता है। इसलिए ईरान के अंदर महिलाओं की स्वतंत्रता को लेकर, खमाइनी के आदेशों को लेकर, या जो इस्लामिक स्ट्रक्चर बनाने की बात करते हैं, मारपीट करते हैं, उनको जबरदस्ती बुर्के पहनाए जाते हैं, उनको जबरदस्ती हिजाब लगाए जाते हैं, उनको जबरदस्ती भोग का साधन समझा जाता है और महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है। इसका परिणाम निकला कि पहले तो महिलाओं ने आंदोलन किया था, एकदम निर्वस्त्र होकर भी ईरान में आंदोलन हुआ था, लेकिन इस बार गवर्नर के, रिजर्व बैंक के गवर्नर के इस्तीफे के बाद पूरे ईरान में प्रदर्शन हुए और उन प्रदर्शनों में सिर्फ एक नारे लग रहे हैं, इस्लामिक मुल्ले ईरान छोड़ो, इस्लामिक मुल्ले बाहर जाओ और ये मुल्लागिरी से चलाई जा रही सरकार को गिराओ।
विश्व के साथ चलो, आज के सिनेरियो में चलो, संसार के साथ चलो। अगर आप इबादत करने की बात करते हैं तो ये मेरा पर्सनल अधिकार है, मैं किसकी इबादत करूंगा, कैसे इबादत करूंगा, वो मेरा अधिकार है। लेकिन तुम मेरे ऊपर थोपो नहीं, हमको मत चलाओ, हमको इकोनॉमी मत समझाओ, हमको इस्लाम मत समझाओ, हम केवल अल्लाह की इबादत करेंगे, वो मेरा अपना अधिकार है। पूरे दिन ऐसा चला और ऐसा संभव है कि वहां कुछ बड़ा हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया और यूएई आमने सामने। अब सऊदी अरेबिया और यूएई भैया क्यों आमने सामने हो गए? अब सोचो कि यमन में हौती बनाम जो वो चल रहा है, उस मामले में सऊदी अरब और यूएई, जबकि ये कहा जाता है कि पूरे के पूरे खाड़ी में अगर दो कंट्री सबसे नजदीक एक दूसरे के हैं तो वो यूएई और सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया और यूएई आपस में परम मित्र होते थे, लेकिन सऊदी अरेबिया यूएई परम मित्र तो रहे हैं, लेकिन जब प्रभाव बढ़ता है और यूएस का हाथ पीछे से आता है, संसार उनको थपथपाता है, तो प्रभुत्व का भी मामला फंसता है। जब ऐसा कहा जाता है, आपने 3 इडियट अगर देखी हो तो उसमें ये कहा गया कि भाई मित्र फेल होता है तो बड़ा कष्ट होता है, लेकिन जब मित्र अव्वल आता है तो बहुत ज्यादा कष्ट होता है। सऊदी अरेबिया लीड करता है, यूएई भी अपने आप को लीड करने की सिचुएशन में लेकर आता है। दोनों ही गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल जीसीसी के सदस्य हैं, ओपेक में साथ काम करते हैं, अमेरिका के प्रमुख दोनों ही सहयोगी हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इनके बीच में प्रतिद्वंद्विता, आपस में रिवलरी स्ट्रक्चर बन गया, खासतौर से क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर, तेल के उत्पादन को लेकर, विदेश नीति को लेकर और प्रॉक्सी संघर्षों को लेकर। ये जो प्रॉक्सी संघर्ष है वो आपस में संघर्ष तो कर रहे हैं, आपस में संघर्ष सीधा सीधा नहीं कर रहे, लेकिन प्रॉक्सी संघर्ष ये यमन को लेकर है। प्रॉक्सी संघर्ष में यमन में यूएई के समर्थन से साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल एसटीसी ने दक्षिण यमन में बड़े क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा है, जबकि बाकी का जो अल महरा प्रांतों से, मतलब कई एक प्रांत हैं और बंदरगाह हैं, यहां पर एसटीसी दक्षिण यमन के स्वतंत्र राज्य बनाने की कोशिश कर रहा है। उधर दूसरी तरफ सऊदी अरब यमन की मान्यता प्राप्त सरकार का समर्थन कर रहा है। तो जो रिवलरी ग्रुप है उसके साथ यूएई खड़ा है और जो सरकार है उसके साथ सऊदी अरेबिया खड़ा है, और दोनों मित्र हैं। मजे की बात है, दोनों मित्र हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं दोनों ही अब चैन नहीं पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में दिसंबर, मतलब कल क्या हुआ, सऊदी नेतृत्व वाली गठबंधन ने मुकल्ला बंदरगाह पर हवाई हमला कर दिया, जिसे सऊदी ने यूएई से आए हथियारों की खेप बता दिया। किसने हमला कर दिया? हमला कर दिया यूएई। सऊदी ने यूएई से आई खेप बता दी, क्योंकि गठबंधन ने वहां वो कर दिया, सऊदी नेतृत्व वाली गठबंधन ने हमला किया और सऊदी ने यूएई से आए हथियार की खेप बता दिया कि भाई वहां से आ रहे हैं। यूएई ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि उनकी अपनी सेना के लिए था, हम ले जा रहे थे, वो बात में जो हो गया। सऊदी ने इसे रेड लाइन कहा। यूएई से यमन से अपनी बची हुई सेना हटाने की मांग कर दी। अब देखो, जो सेना वहां पर है वो हटाने की मांग कर दी। जब सेना हटाने की मांग कर दी तो यूएई ने घोषणा की वह अपनी बची हुई काउंटर टेररिज्म यूनिट्स को स्वेच्छा से हटा लेते हैं, कोई समस्या नहीं, ताकि तनाव कम हो सके। हटा तो लिया, लेकिन वहां जो चल रहा है, चूंकि आपस में ठीक ठीक चल रहा है, दोनों ही बम गोले चला रहे हैं और यमन में चला रहे हैं। प्रॉक्सी स्थान कहां है? यमन है। लड़ाई कौन लड़ रहा है? एक तरफ से यूएई लड़ रहा है, एक तरफ से सऊदी अरेबिया लड़ रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में प्रभाव में, या मैं कहूं इसमें डोनाल्ड ट्रंप बीच में कूद पड़े। डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों को समझाया, दोनों को समझाने की कोशिश करी, दोनों ही यूएस के खेमे हैं, इसलिए यूएई ने यह फैसला किया चलो हम वापस ले लेते हैं। लेकिन ये जो बड़ी टकरार सामने आ गई है, ये जो बड़ी प्रभुत्व की टकरार है, ये आपस में लड़वा रही। अन्य क्षेत्रों में भी ऐसा ही चल रहा है। सूडान आपको याद हो गया, सऊदी आर्मी का समर्थन करता है, यूएई पर आरएसएफ यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को हथियार देने का आरोप यूएई लगाता है, यूएई इनकार करता है। ये भी देखो, वहां पर भी कन्फ्लिक्ट इन दोनों के बीच में है।
ओपेक की नीति में उत्पादन कोटा और कीमतों पर दोनों असहमत हैं। इजराइल के संबंध के विषय में बड़ा उनके बीच में है। यूएई ने 2020 में अब्राहम अकॉर्ड से इजराइल से संबंध सामान्य किए थे। सऊदी अभी भी फिलिस्तीन राज्य की शर्त पर रुका हुआ है, यानी कि सऊदी फिलिस्तीन राज्य की बात कर रहा है, यूएई इजराइल के साथ संबंध बनाए हुए हैं और वो ट्रीटी उन्होंने कर ली। इसके बाद दोनों के बीच में आर्थिक प्रतिस्पर्धा भी है। सीरिया लीबिया में भी दोनों की नीतियां अलग अलग हैं, आपस में लड़ रहे हैं, ठीक ठीक लड़ रहे हैं। आखिर ये सब कुछ है क्या, मैं आपको बताता हूं कि जो 4 बड़े फिरके कहे जाते हैं सुन्नियों के, उन 4 बड़े फिरकों में प्रॉफिट मोहम्मद जहां जहां गए वहां उनको जो स्वप्न आया, उनको जो दिखाई दिया, उन्होंने जो किया और उन्होंने जो कहा, यानी कि जो उनकी सुन्नत है, जो उनकी हदीत है और कुरान मजीद है, इसके अतिरिक्त जो प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस प्रॉफिट ने जहां जो की, वो कहते हैं कि हम असली हैं, क्योंकि प्रॉफिट ने जो हमारे यहां प्रैक्टिस की वही प्रिवेल करेगी। अब वो जहां जहां गए वहां वहां डिफरेंट प्रैक्टिसेस हो गई, तो सबका इस्लाम असली है, सब लोग प्रॉफिट मोहम्मद को ही मानते हैं। ऐसी परिस्थिति में अपने असली इस्लाम को लेकर सब अड़िग हैं और असली इस्लाम पूरी दुनिया पर काबिज होगा, यह सबका प्रयास है। अब जब असली इस्लाम दुनिया पर काबिज होगा, ये प्रयास है, तो फिर किसका असली इन 72 फिरकों में ये सवाल है। इसलिए वो 72 के 72 फिरके एक दूसरे के सामने रोटी बेटी का संबंध नहीं रखते, तलवारों से ठीक ठीक संबंध रखते हैं और ठीक से लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई यूनिफॉर्म यूनिवर्सल नियम नहीं है। अब इसके ऊपर वहाबिज्म आ गया था, भाई कुरान मानो बाकी मत मानो। अब कुरान मानो तो बाकी चीजें जो कुरान मजीद में नहीं है उनका क्या होगा? उनके अपने इंटरप्रिटेशन है, जैसे उनके अपने इंटरप्रिटेशन शुरू होते हैं वैसे फिर से आमने सामने खड़ा होने शुरू कर देते हैं। इस स्थिति में दोनों देश ठीक ठीक लड़ रहे हैं और प्रभुत्व की लड़ाई है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इधर कतर और यूएई के संबंध में भी बहुत कुछ चल रहा है। कतर और संयुक्त अरब अमीरात के बीच 2017 से 2021-22 तक बहुत बुरे संबंध रहे। जब यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, मिस्र के साथ कतर पर पूर्ण नाकाबंदी लगा दी थी। आरोप थे कि कतर मुस्लिम ब्रदरहुड का समर्थन करता है और अमेरिका मुस्लिम ब्रदरहुड के खिलाफ खड़ा हुआ है और यह अमेरिका के खेमे में है, ईरान से करीब है और अल जजीरा के जरिए अन्य देशों की आलोचना करता है। यह है जीसीसी का सबसे बड़ा संकट था, इसलिए कतर के खिलाफ इन लोगों ने सब कुछ कर दिया। कतर अपने आप को ऐसा इस्लामिक बताता है कि भारत में नूपुर शर्मा वाले मामले में कतर बीच में घुस पड़ा, जबकि उधर इस्लामिक कंट्री कतर को घेरे हुए हैं। कतर हमारे बीच में घुस पड़ा, हमारे यहां उसने उदम मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि जब इस्लामिक कंट्री आपस में नहीं लड़ पाते हैं तो फिर वो किसी दूसरे देश को अपनी भड़ास निकालते हैं और ऐसे ही मुसलमानों को अपने साथ जोड़ते हैं। मैं समझता हूं कि ईरान में जो चल रहा है, ईरान में जिस प्रकार से भी आंदोलन चल रहे हैं और ये जो यूएई और इनका यूएई और सऊदीया का झगड़ा चल रहा है या फिर इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब मजे की बात यह है, देखो यूएई इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, सऊदी अरबिया इजराइल के साथ है, लेकिन वो चूंकि विश्व का नेतृत्व करने की बात करता है इसलिए वो सामने नहीं आ रहा, कह रहा कि भाई अभी फिलिस्तीन वाला मामला निपट जाए तब हम आएंगे। और इधर अमेरिका कह रहा है कि नहीं, गाजा में हम इंटरनेशनल कॉलोनी बना देंगे। पाकिस्तान और बाकी देशों से उसने कहा अपनी सेना भेजो यहां पर। तो बड़े बुरे फंसे हुए हैं कि राजनीति करें कि इस्लाम चलाएं, कि इस्लाम चलाएं कि मानवता चलाएं, कि मानवता चलाएं कि वैश्विक परिदृश्य में इंटरनेशनल रिलेशन मेंटेन करें। तो इस्लाम माने या ना माने, इंटरनेशनल रिलेशन चलाएं ना चलाएं, इकोनॉमी कैसे सही हो ना हो, क्या करें। बहुत बुरे फंसे हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि रास्ता किसी को नहीं दिख रहा है। लेकिन यह तो गजब की बात है कि पहले सूडान ने अपने आप को घोषित किया था पीछे और उसने कहा था कि देखो भाई हम इस्लाम से हटा रहे हैं। उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन नया बनाया, उसमें भी कहा कि भाई हम इस्लामिक रिपब्लिक शब्द हटाए दे रहे हैं। अब ईरान में जो चल रहा है, अगर वहां सरकार पलटती है तो यह संभव है कि ईरान में जब नया संविधान बने तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही हो। बाकी जो लगेगा हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी परिदृश्य बहुत खराब दिख रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।